वीडियो लेटर ऑन करना। देखिए बाबू, आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री के दूसरा टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और दूसरा क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कितना इंपॉर्टेंट बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत हिस्ट्री का ये मुख्य बिंदु आपको काम आएगा। देखिए, इतिहास, हिंदी, ये सब जो टॉपिक है ना, एसएसटी पेपर, जितना भी एसएसटी का पेपर है वो सब स्टोरी पर टिका हुआ है, कहानी पर। अगर आप कहानी बढ़िया से सुनते हैं ना तो आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। और साइंस नहीं, इसमें समझने वाली चीज है, सुनने वाला चीज है। और इसे ध्यान से सुनिएगा तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते चला जाएगा। ये मैथ नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्ट है, नहीं, रीजनिंग नहीं है। इसमें एक चीज है कि आपको माइंड कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ सुनना है कि कहां से कहां घटना घटा और कैसे कैसे बिंदु को स्रोत पे पहुंचाया जा रहा है। बस फिर क्या, आपको पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। देखिए, बोला है क्या, भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। हम पिछले क्लास में जाने थे कि इतिहास के पिता हेरोडोटस के कहते हैं, लेकिन कब? वो विश्व इतिहास, पूरे इतिहास के पिता है वो। लेकिन भारतीय इतिहास के पिता किसे कहते हैं, किन्हें कहा गया है? तो मेगास्थनीज को। ये मेगास्थनीज कौन है भाई? और ये मेगास्थनीज कौन है, कहां से आया? इन सारी बातों को हम पहले समझते हैं, सुनिएगा। देखिए, मेगास्थनीज कैसे आया और ये भारत में कैसे इतिहास, विदेशी आदमी आकर के ये भारत का इतिहास कैसे लिख दिया। ये बाहरी आदमी है, अब बाहरी आदमी हो करके ये भारत का इतिहास लिखा है। इस बात को हम लोग बढ़िया से समझते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं। कहा जाता है कि, सुनिएगा, कहा जाता है कि हमारा भारत जो है सोने के चिड़िया वाला देश था। और सच में ये बात बिल्कुल सही है। भारत को सभी लोग, मतलब कई विदेशी ने आकर के लूटा और इसे लूट करके इसे बर्बाद कर दिया। यहाँ भारत में मतलब वेद पुराण है ना, वेदांत, इन सारे मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है, ये सब सिस्टम सही से चल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, एक महान यूनानी सिकंदर, एक महान यूनानी सिकंदर जो है उस समय में वीर योद्धा के रूप में पनप रहा था। ये यूनान का था। जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर शुरू करेंगे तो वहां पर भी बात को बताएंगे कि सिकंदर कौन है और ये सिकंदर कैसे कैसे, सब बात को आपको पूरा मैं बात बताता हूं। ये यूनान देश का है। यूनान है यूरोप, मतलब पड़ता है यूरोप महादेश में। यूनान कहां पड़ता है आपको? यूरोप महादेश में पड़ता है। कि यूनान एक छोटा सा देश है, वहीं का रहने वाला एक व्यक्ति सिकंदर है। और सिकंदर जो है धीरे धीरे इसका सत्ता वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। सिकंदर जहां जहां जीतता जाए, माने केवल जीतते जा, विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है सिकंदर को। सुनिएगा, जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने वाला था, भारत में प्रवेश करने वाला था, तो भारत में प्रवेश करने का रास्ता एक ही है ना, पंजाब का रास्ता। आज भी पाकिस्तान इसका उपयोग करते हैं, इसी रास्ते से मतलब प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो है आपका, ये इस रास्ता से, और ये शायद झेलम या चेनाब नदी वहां पे, तो ये एक नदी पड़ता है बीच में। उस समय तक्षशिला के आचार्य हमारे भारत में चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य वृद्ध थे। कहा जाता है कि जिसके घर का
मुखिया या मेन मालिक वृद्ध व्यक्ति होगा ना, उसके घर में कोई भी समस्या आता है या उसके जीवन में कोई भी समस्या आएगा, वो बहुत आराम से उसे सोल्व कर सकते हैं। युवा इंसान थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वृद्ध व्यक्ति नहीं हड़बड़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे कई घटनाओं को देख चुके हैं वो। तो चाणक्य जो है एक दिमाग लगाते हैं, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत मतलब शक्तिशाली था। सिकंदर प्रतापी और शक्तिशाली राजा था ही। वो धीरे धीरे उसका मतलब वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। विश्व में मतलब विश्व के कई देशों में कब्जा भी करते जा रहा था। अब भारत में एंट्री करना चाहा, भारत में प्रवेश करना चाहा, तो वहां हमारे भारत में कौन थे? तक्षशिला के आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य जो है चाणक्य नीति का प्रयोग करते हैं। अब चाणक्य वृद्ध थे, लेकिन चाणक्य अपने कहा गया है, चाणक्य जो है एक महान योद्धा को तैयार कर लिए थे, और वो योद्धा था चंद्रगुप्त मौर्य। वो योद्धा कौन था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, कहा गया है कि नेता का नेतृत्व माने कि पार्टी का नेतृत्व जो करता जो है वो वृद्ध होना चाहिए। नरम दल और गरम दल दोनों होना चाहिए, लेकिन नरम दल का जो राय होता है वो सटीक राय होगा, है ना। गरम दल भी होना जरूरी है। तो और अगर आप देश में क्रांति लाना चाहते हैं, देश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो युवाओं को साथ होना बहुत जरूरी है। युवा अगर जिस और अगर एक तरफ हो गए, उस सत्ता यानी कि तख्ता पलट सकता है। सबसे बड़ी बात होता है युवा। और चाणक्य तो वृद्ध थे ही, लेकिन वो अपने राज्य में शासक के रूप में बनाने वाले थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अभी तो पूरा साम्राज्य बना नहीं था। अब ये बात का डर था, इस बात का डर था कि अगर सिकंदर भारत में प्रवेश कर गया तो भारत को तहस नहस कर देगा। अब इसे क्या किए? चाणक्य जो है अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाए और बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य, तुम्हें सिकंदर के सेना में प्रवेश करना पड़ेगा। और सिकंदर के सेना में इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य क्या किए? प्रवेश करा दिए। रात्रि के समय में किसी तरह से किसी भी टाइम में प्रवेश करा दिए। सिकंदर के सेना में प्रवेश करा दिए। सिकंदर के सेना में प्रवेश कराने में सबसे बड़ा कूटनीति किनका प्रयोग किया गया? चाणक्य का। इसलिए चाणक्य कूटनीतिज्ञ भी कहे जाते हैं। और सुनिएगा, तो इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य किसके सेना में प्रवेश कर गए? सिकंदर के सेना में। और सिकंदर के सेना में जब प्रवेश कर जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो जब यहां ये क्या बोलते हैं, पंजाब का राजा पोरस, पंजाब का राजा पोरस बताएंगे आपको। तो ये पंजाब में शायद देखिए झेलम नदी, हमको याद नहीं आ रहा, झेलम या चेनाब है इसी करके है। तो उस रास्ते पर यहाँ पे आ जाता है और वहां से बताते हैं ये उसमें मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं कि ये जो है नदी है, इसमें पार कर पाना बहुत असंभव मुश्किल है। लेकिन हालांकि चाहता सिकंदर का सेना तो पानी में उस नदी में माने कि पैर करके पार करके वहां एंट्री कर सकता था, भारत में एंट्री कर जाता। लेकिन ये सब दिमाग किनका दिया हुआ है? चाणक्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका भरपूर प्रयोग करते हैं। तो सिकंदर सोचा कि चलो छोड़ो हटाओ, वो सब टीला टुकड़ा है, वो छोटा सा जगह है, क्या जाए वहां। और गाड़ी मूव कर गया, बैक हो गया। जिसे कोई अगर इंसान या कोई मान ले कि सिपाही या सेना, अगर सिपाही जैसे कोई के खरीदता है, अब खरीदता है तो कोई कह दे, कोई ओकरे में से सेना मिले कह दे कि सर वहां कहा जा रहे हैं, या बिजली वाला चेक इन करे वाला आता है ना, तो जो आपको यहाँ मीटर रद्दी करते हैं वो बोल दे कि सर, या कुछ बोल दे सर कि वो गांव में कहा जा रहे हैं सर, या उस
कहा जा रहा हूं, कुछ कोई दिक्कत नहीं सर, वहां सब बिल ठीक है ना। तो उसका जो अधिकारी उनका मन थोड़ा सा बदल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि बदल जाएगा, लेकिन बदल सकता है कि चलो सही बात ही कर रहे हैं। उसी तरह से तो सिकंदर के सेना में प्रवेश कर गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और ये बात जब बोले तो सिकंदर को ऐसा लगा कि चलो छोड़ो हटाओ, ये मतलब काहेला, जाओ छोड़ो। इसी बीच में सिकंदर का जब रास्ता से जब लौट रहे थे तो इनको बुखार लग गया, और जब बुखार लगा तो इनका यहीं पर देखिए कौन रास्ता था, वहां पे बताया जाता है कि ये बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ने के कारण इनका वहां मौत हो जाता है। जब ये मौत की अवस्था में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जितना भी धन संपत्ति हम मरे तो जितना भी धन संपत्ति है हमारे पास में रखना। और उसके बाद में बोले ये सिकंदर कि हम जब मरे तो बात मेरे पूरे वैध, जितना भी वैध है वो मेरे सामने रखना। और ये बात से तब सब लोग बोले, और बोले कि जब हम मर जाएंगे तो मेरा हाथ जो है चिता में, मतलब जो कब्र में है ना, खाली हाथ ही दफनाना। अब सब लोग ने ताकि है ना, तो पहली बात सिकंदर बताए कि इससे लोगों को ये पता चलेगा कि सिकंदर यूनानी इतना महान होते हुए भी जब ये मरा तो सारा धन संपत्ति यहीं का यहीं रह गया। दूसरा बोले कि जब मौत आती है तो कोई वैध काम नहीं आता। तीसरा बात बोले हैं कि जब कोई इंसान इस धरती पे जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, और इस धरती से जब जाता है तो उसका हाथ खाली रह जाता है, मेरे हाथ खुला जाता है। और ये तीन बात सिकंदर का बहुत प्रेरणा स्रोत रहा। अब इसके बाद में सिकंदर का मौत हो जाता है। सिकंदर तो एंट्री नहीं कर पाए भारत में, लेकिन सिकंदर के सेना में एक सेनापति थे जिसका नाम था सेलुकस निकोटस। सेलुकस निकोटस सिकंदर के सेना में मेन महान सेनापति सेलुकस निकोटस थे। और सेलुकस निकोटस को देख लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत थोड़ा सा शक्तिशाली है ये थे। तो सेलुकस निकोटस सब सोचा कि वो टिल्ला पर तो सिकंदर सेलुकस को निकोटस कहता है कि हमारे सिकंदर जो थे इनका तो सपना पूरा नहीं हुआ उस टीला में जाने का, लेकिन मैं उस टीला पे जाऊंगा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि उस टीला से जाने से पहले हमसे तुमको भिड़ना पड़ेगा। अरे अब बोला कि अरे इस सेना में होकर के आई हमरे अथी कर रहा है। तो वहां पे जम करके युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ, उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब जीतते इसे पटक पटक के इतना मारते हैं, वहां पे सेलुकस निकोटस की हार हो जाती है। अब सेलुकस निकोटस लौट करके चला जाता है। सेलुकस निकोटस जब लौट के चला जाता है तो उसका बदला लेता है। पहले के राजा महाराजा जो थे, किसी से बदला जो है ना, उसके घर में बेटी के बियाह करा के है ना, और उसी किसी तरह से बदला उसी तरह से लेते थे। धन संपत्ति हड़पना ये सब उसी तरह से करते थे पहले के राजा महाराजा। तो अब इसमें क्या किए, सेलुकस निकोटस की एक सुंदर सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिसा हेलिना। कार्नेलिसा हेलिना। अब सेलुकस निकोटस आते हैं जब यूनान वापस, तो अपने बेटी का प्रयोग करते हैं। सोचते हैं कि करा तो बदला लेंगे हम। ये चंद्रगुप्त मौर्य इतना छलिया राजनीतिक दिमाग लगाया, ये हमारे यहाँ प्रवेश करके हमारे सेना में ये सिकंदर तो नहीं पहुंचता है, हमारा ये बदला, हम बदला को छोड़ेंगे नहीं, इसका पूरा वसूलेंगे। ये कार्नेलिसा हेलिना से सेलुकस निकोटस आकर के कहते हैं कि बेटी तुमको एक चाल चलना पड़ेगा। एक भारतीय है ना, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, तुमको उससे क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा।
बोले कि पापा हम शादी नहीं कर सकते। बोला बेटी ऐसी ऐसी बात है। बोला पिताजी आपका ये अपमान हम सह नहीं सकते, हम उस लड़का से शादी करेंगे और उसके बाद हम उसको हत्या कर देंगे और फिर है ना आप वहां बदला आप आसानी से ले सकते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य का न्योता आया, सेल्यूकस निकोटस भिजवाया कि मेरी एक बेटी है कानलिसा एलिना जो क्या करना चाहती है, आपसे शादी करना चाहती है। चंद्रगुप्त मौर्य सोचे कि हम कहा करिया करैठ आई कहा मारे टुकना खून फेंक एकदम गोर है ना, विदेशी है विदेशी है, चल देख ले करो। अब कार्नेलिसा हेलेना से जब चंद्रगुप्त मौर्य का नजर में नजर जब मिला है ना, तो दोनों देखते के वो तो इग्नोर कर रही थी, खाली बाप की रणनीतिक है, लेकिन इधर देखते के देखते रह गए। यंग कहा गया है कि यंग पर्सन में मन कभी भी बदलता है। ये चाणक्य जानते थे कि यंग व्यक्ति में उसका मन कभी भी बदल सकता है। इस बात का बखान चाणक्य खुद किए हैं। अब इसी बीच में कार्नेलिसा हेलेना से एक इनका लवर था, प्रेमिका, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बोला कि बताओ प्यार कैली हमरा से शादी करमी दूसरा से, ये तो गड़बड़ बात है। तो हेलेना बोली कि देख मेगास्थनीज तू टेंशन मत ले, हम जा रहे पिताजी के अपमान का बदला लेने, और हम जैसे तुम अगर ज्यादा ऐसा है ना तुम हमारे बिना, ये मेगास्थनीज बोले हेलेना से कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एक पल भी नहीं। तो हेलेना कहती है कि कोई बात नहीं, जब मेरा शादी हो जाएगा ना चंद्रगुप्त मौर्य से तो हम उससे बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जब शादी हो जाता है हेलेना से तो चंद्रगुप्त मौर्य एकदम पूरा एकदम फूले, मतलब कहा जाता है कि खुशी से एकदम एकदम दीवाना हो, मतलब पागल हो गया। अब ये सोचने लगे कि इतना सुंदर सी महिला लड़की है ना, लेकिन इसका राजनीतिक नहीं जानते थे कि क्या एक सबका राजनीतिक है। अब हेलेना कहती है कि अजय मेरा ऐसा मतलब एक मतलब हमारे गांव से एक यहाँ हम जहाँ रहते हैं एक मेरा दोस्त है जिसका नाम मेगास्थनीज है, और वो चाहता है ना कि हम चाहते हैं ना कि जहां हम रहें वहीं वो भी रहे। हेलेना बोली देख मेगास्थनीज से कि तू हम रहेंगे महल में, आ तू खिड़की से देख देख के आंख अपन सेकते रहना। तब बोला मेगान की कोई बात नहीं, हम खाली तोरा देखना चाहते हैं, बस देख लेंगे हम संतुष्ट रहेंगे। बोली हेलेना कोई बात नहीं हम बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य बोला कोई बात नहीं ले आओ ओकरा। मेगास्थनीज भी कहाँ के था, यूनान के। हेलेना के साथ में मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाला था, यूनान का राजदूत है, भेजा हुआ राजदूत है ना, हो गया मैंने उसका सिक्योरिटी देख रेख करे वाला राजदूत है। ये जब मेगास्थनीज आता है तो ये बेचारा हेलेना रहे, मैंने बेचारे हेलेना रहे महल में। अब मेगास्थनीज वहां दूर से देखे अपन, रोज कोठे पर से आए वाले करे, कितना बात करेगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपना आराम से दरबार में रहे, सत्ता चलाए, लेकिन धीरे धीरे बात कुछ और हो गया। हेलेना सोची कि हम अपना बाप का बदला लेने आए हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य इतना इसको मानने लगे हेलेना को कि हेलेना को हो गया प्यार चंद्रगुप्त मौर्य से। लड़की है, इसका मन कभी भी बदल सकता है। ये प्यार के ठुकरा दी, अब मेगास्थनीज को ठुकरा दी। अब बोलेगी अब केकरा से प्यार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब इसके बाद में जो है ये मेगास्थनीज अब समझ गया कि कोई बात नहीं, जाने दो, अब यहीं रहना है। भारत में सोचा कि हमको घूमने का कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि शासन किसका चलने लगा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। कहानी आपको बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जब मेगास्थनीज यहाँ रहने लगा तो काफी मन लगने लगा। प्लान कुछ और था, प्लान कुछ और हो गया। आए थे यहाँ हत्या करने मारने, लेकिन यह जिसको हत्या करने आया उसी से प्रेम हो गया। अब समझिएगा, तो हेलेना जो है यहाँ रहने लगी और मेगास्थनीज को मन लगने लगा।
तब मेगास्थनीज भारत में 6 वर्षों तक रहा और वही पुस्तक लिखा इंडिका। और यही इंडिका लिखा। इंडिका का अर्थ होता है स्व अध्ययन। इंडिका का क्या होता है? स्व अध्ययन, यानी कि खुद, मतलब कि यहां से रह करके यहाँ की सारी बातों को जान करके, मतलब अध्ययन करके लिखे, जिसका नाम दिए क्या बाबू? इंडिका। और इंडिका पुस्तक लिखने वाले कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भारत में कितने वर्षों तक रहे? 4 वर्षों तक। आप सुनिएगा, थोड़ा सा आपको बता देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ये शासक नहीं बनते। कहा गया है, होता वही है जो मंजूरे खुदा चाहता है ना। हमको और आपको चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। भाग्य में जो लिखा रहेगा वो चल करके आएगा, और जो नहीं लिखा रहेगा वो आकर भी चला जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कैसे कैसे ये पूरा कहानी आपको बता देते हैं। ये हिस्ट्री का आपका पहला बेसिक क्लास है। देखिए, इसमें आप बता, चाणक्य जो थे, तो चाणक्य एक ब्राह्मण कुल के परिवार से बिलोंग करते थे। चाणक्य एक बहुत, मतलब कि प्रतापी, शक्तिशाली कहा जाए ऐसे ज्ञानवान ब्राह्मण थे। तो उस समय में सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया गया, और घनानंद जो है ना, मतलब नंद वंश, मगध की धरती पे कौन बहुआ? नंद वंश के, नंद वंश का मतलब शासक था घनानंद, अंतिम शासक था। और ये दिन रात, है ना, सुंदरियों के मतलब सूरा और सुंदरियों में अस्त व्यस्त रहते थे। ऐसा चाणक्य कहते हैं कि सुंदरियों के, है ना, सुंदरियों के अगर आप अधीन रहते हैं तो आपका सारा है ना, सारा अस्तित्व और जो आप सोचे हैं वो सब क्या हो जाएगा? आपका एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन नंद वंश का एक अंतिम शासक घनानंद जो था, ये सूरा और सुंदरी दिन में शराब और शराब में डूबा रहता था। तो वहां ब्राह्मणों को बुलाया, न्योता दिया घनानंद। जब सब ब्राह्मण गए, और ये ब्राह्मण जब गए, तो ब्राह्मण का अपमान ये ठीक बात नहीं है। आज हमारे घर में, आपके घर में कोई भी ब्राह्मण आते हैं तो हम उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। जब ये ब्राह्मण आते हैं चाणक्य, तो चाणक्य जब आते हैं दरबार में, देखते हैं कि घनानंद जो है ना, ऐसे ही सूरा और सुंदरी में मदमस्त है। ऐसे ब्राह्मणों का दरबार लगा हुआ है। इन्हें अपमानित लगा। जब इन्हें अपमान हुआ तो ये जाते हैं और घनानंद को मतलब उससे सिंहासन पर 1 लात मारते हैं। इसी बीच में घनानंद जो है, शायद मतलब देखिए इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि घनानंद जो है फिर इनको मतलब वहां बहुत अपमान करता है। और बोलते हैं अपमान इसलिए कहा गया कि कभी भी किसी को भरी सभा में, दरबार में या भरी सभा में किसी को बेइज्जती ना करें, चाहे कोई कितना भी क्लोज कितना हो। भरी सभा में, दरबार भरी सभा में बेइज्जती करना ये ठीक बात नहीं है। अगर किसी को बेइज्जती करना हो तो उसे अकेले में बुलाकर ही बेइज्जती करें। अभी भरी सभा में बेइज्जती हुआ चाणक्य का, और चाणक्य का एक ब्राह्मण कुल से बिलोंग करते थे। तो चाणक्य को ये जो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि घनानंद लात मार के दरबार से मतलब बहुत बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया। और ये ब्राह्मण थे, बोले कि हम घनानंद हम जब तक तुम्हारा अस्तित्व नहीं समाप्त कर देंगे तब तक हम शिखा को, है ना, बांधने वाले नहीं हैं। शिखा माने चोटी, ठीक है। अब इसके बाद में इनका शिखा माने चोटी जो है ये ऐसी रखें। और ये क्या किए कि, है ना, वहां पे क्या किए कि देखिए बुला रहे हम वहां पे, फिर क्या करते, जब उसी से टेंशन वहां से जब निकलते हैं तो ये लड़का को एक देखते हैं कि ये लड़का जो है चोर सिपाही का ऐसा खेल खेल रहा है। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम का जो बालक है, ये लड़का जो है राजा का रोल निभा रहा है। और ये सारे घटनाओं को चंद्रगुप्त मौर्य वृक्ष के मतलब टेंशन में आइए थे, बैठ करके देख रहे थे। और ये जब देखे तो इस मन में सोच लिए कि इस लड़का को हम यहां से ले जाएंगे और इसे राजा बनाएंगे, और यही लड़का नंद वंश को समाप्त कर देगा।
अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के 1000 का सरपन से 1000 रुपया सरपन में खरीद लिए और खरीदने के बाद में इसे पूरा ज्ञान दिए। जब ज्ञान देते हैं, ठीक है, जब ये ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर के इसे बहुत शक्तिशाली तपाते हैं, है ना। सुखार्थीनम कुतम विद्या, विद्यार्थीनम कुतम सुखम। विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा तप होता है। इस विद्यार्थी जीवन में कोई सुख नहीं होता। सुख अगर चाहते हैं तो आपको ज्ञान नहीं होगा, और अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो आपको सुख नहीं हो सकता, है ना। अगर आप ज्ञान चाहते हैं तो सुख को त्यागना पड़ेगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, 1000 के सरपन में खरीद लिए चाणक्य। इसके बाद में इसे पूरा सिखाए। सिखाने के बाद में, है ना, ये नंद वंश का चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त करता है। पंजाब के रास्ते पंजाब का राजा पोरस, उसी के सहारे जो है एंट्री करके नंद वंश को पूरा क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना तो चाणक्य को टेंशन होने लगा। चाणक्य प्रधानमंत्री बने और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। दोनों के तालमेल बहुत अच्छा चलने लगा। कहा जाता है कि जब सुख का घड़ी आता है तो उस समय कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। उसी में इसी बीच में कहा गया क्या, चाणक्य प्रधानमंत्री थे, वृद्ध हो चुके थे। अब चाणक्य जब प्रधानमंत्री थे तो चाणक्य सोचते थे कि युवा व्यक्ति है, युवा इंसान का मन विचलित होता है, मन चंचल होता है, इसका मन कभी भी बदल सकता है। इसलिए ये क्या करते थे, उस जमाने में, उस समय में सुंदर सुंदर लड़कियों की विषकन्या का प्रचलन चलता था। विषकन्या का यानी कि सुंदर सुंदर लड़कियों को जहर विष पिला दिया जाता था। और माना राजा तो मतलब यज्ञ होते ही थे। अब राजा के दरबार में जब सुंदर लड़की प्रवेश कर जाएगा तो कोई भी, किसी का भी मन बदल जाता है। अब मन बदल जाता था तो राजा के दरबार में जो कन्या सुंदर होती थी वो विष कन्या होती थी, विषैली होती थी। और उसी बीच में क्या कहीं कि शरीर के किसी अंग पर अगर दांत काट लेती थी तो पूरा शरीर विषैला हो जाता था। उससे राजा, है ना, सुबह होते होते मर जाते थे और पता भी नहीं चलता था कि मरे कैसे। तो चाणक्य जो है, इस बात को डर था चाणक्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य युवा है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, युवा है, और ये युवा व्यक्ति, युवा लड़का है, इसका मन कभी भी बदल सकता है। दरबार का राजा है। अब जब दरबार का राजा है तो कई सुंदर स्त्री आएंगे जाएंगे, मिलना तो जरूरी है, राजा है तो ये क्या करते थे, इनको डर था कि अगर कोई विष कन्या इसके दरबार में आया और हम नहीं रहे, और चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया और विष कन्या देख करके, माने नारी को देख करके इसका मन अगर विचलित हो गया तो फिर ये नारी, सुंदर नारी जो है, इसको क्या कर देगी, है ना। शरीर के किसी अंग में अगर कहीं दांती काट लेता है तो इसका मौत हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। इसके बाद में फिर क्या सोचे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में, है ना, हल्का हल्का विष खिलाने लगे कि क्योंकि विष खाने का आदत रहेगा और ये इसका शरीर भी विषैला रहेगा। और कोई लड़की अगर इसे भी अगर विषैला शरीर वाली है, अगर इसको दांती अगर काट लेती है इसके शरीर में कहीं पर भी, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में चाणक्य क्या मिला कर देते थे, भोजन मिला मतलब भोजन में विष मिला देते थे। लेकिन इस बात का जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं चलता था, और चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर भी क्या हो चुका था, विषैला हो चुका था। अब सुनिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का शरीर जब विषैला हो चुका था तो इस बात का पूरा पता नहीं था। एक बार की बात है कि दरबार में कोई अचानक मिलने आ जाते हैं और उस खाना में तो विष मिलाया हुआ था, जहर मिलाया हुआ था, तो विष मिलाया हुआ था, जहर मिलाया हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य खाना छोड़ करके दरबार में चले जाते हैं और उसके पीछे पीछे चंद्रगुप्त मौर्य भी, चाणक्य भी चले जाते हैं। उधर से चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी आती है, सोचती है कि पति का जूठा अभी तक हम खाए नहीं और कभी हमको मिला नहीं इतना दिन से, लाओ आज खा लेते हैं। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी गर्भवती थी, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी गर्भवती थी तो चंद्रगुप्त मौर्य वहां दरबार में चले जाते हैं और वो खाना में क्या मिलाया हुआ, विष। अब वो विष मिलाया हुआ खाना को खा लेती है उसकी पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी। तो विष जैसे ही मतलब खाना खाती है उसका मन मतलब जैसे तैसे होने लगा, वो मृत अवस्था में पहुंच जाती है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी।
जब वहां से दरबार से देखते हैं, लौट करके आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य देखते ही दंग रह जाता है। बोलता है कि महाराज, गुरुदेव, ये आप क्या किए? बोले सब बात बताते हैं। और जब सब बात बताते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य मान जाता है कि नहीं, आप मेरे महान गुरु हैं, क्या किया जाए अब? तो बोले कि देखो, पत्नी को तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे हम बचा सकते हैं। तो उसके बाद में उसके पेट को चाकू से फाड़ करके उस बच्चा को निकालते हैं, और निकालने के बाद में उसके शरीर पर, मतलब उसके लीलार पर जहर का थोड़ा सा अंश आ जाता है। जहर का थोड़ा सा अंश आ जाता है, इसलिए नाम इसको पड़ जाता है बिंदुसार। क्या नाम पड़ा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन पड़ा? बिंदुसार। बिंदुसार हुआ। जब बिंदुसार हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक 12 बरस का अकाल पड़ता है, और 12 बरस के जब अकाल पड़ता है तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर के ये अपना प्राण को त्याग देता है। और जब प्राण त्याग देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य की जब समाप्त मृत्यु हो जाता है तो गद्दी पर कौन बैठता है? बिंदुसार, क्योंकि राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के मर जाने के, मतलब गद्दी छोड़ने के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? बिंदुसार। और बिंदुसार जो है जब सिंहासन पर बैठता है तो अड़ोस पड़ोस वाले सारे चुगला जो हैं उसको बहका देते हैं कि तुम्हारे बाप को, तुम्हारे माँ को मारने में ये चाणक्य बुढ़वा का ही हाथ है, तुम्हारे माँ को ये जहर खिला दिया था। ये बात तो पूरा पता था नहीं, पूरा बात तो पता था नहीं। अब जब पूरा बात पता नहीं था, ये टेंशन में आ गई, इसलिए कोई भी बात को पूरा जानने के बाद ही उसका अंजाम, उसका सही से, मतलब पहले कोई बात को पहले उससे पूरा जानकारी लेना चाहिए। अब बिंदुसार तो बात को समझा नहीं था, अब ये पूरा टेंशन में आकर के दरबार में चाणक्य को बेइज्जती किया। वही चाणक्य हैं, कहते हैं कि जब जब हमको कोई भरी सभा में या भरी दरबार में बेइज्जती किया है, इस अपमान को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार दरबार में बेइज्जती करता है चाणक्य को। तो चाणक्य जो है ना, अपना चिता को अपने खुद सजाते हैं, और चिता पर सजा करके स्वयं लेट जाते हैं और अपना प्राण को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जब चाणक्य का मृत्यु हो जाता है तब ये बात सब लोग बताते हैं कि अरे पगला बिंदुसार, ये तुम क्या किया? चाणक्य का मौत होना ये समझो कि बहुत बड़ा तुमने गलती कर दिया है। ये भरी सभा में इनको दरबार में बेइज्जती नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं बेइज्जती करना चाहिए था। सब बात बताता है कि आज तो बाप जो है, आज तुम जो गद्दी पर बैठा है, इस सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा योगदान चाणक्य का है। जब सब बात जानता है तो बिंदुसार पूरा घुलट घुलट के रोता है, और रोने से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोई भी घटना का अंजाम, सजा जो है उसकी पूरी बात को जानने के बाद ही लेना चाहिए। अभी बात तो पूरा सच्चाई जाना नहीं, अब बस ऐसे ही सजा दे दिया चाणक्य को। चाणक्य तो मर गए, चाणक्य रहे नहीं, और बिंदुसार टेंशन में आ गया। जब जब टेंशन में आए, इस टेंशन में आने के कारण बिंदुसार 1000 ब्याह किया। बिंदुसार जब टेंशन में आया 1000 ब्याह किया, और 1000 ब्याह करने के बाद, है ना, 1000 ब्याह किया, और इसके बाद में जो है 1000 पत्नी से लगभग 199 भाई अलग और एक भाई अलग अशोक, है ना, ये पैदा लिए 100 भाई। 1000 पत्नी से कितने? 100 भाई। यानी जब टेंशन जब ब्याह, जब टेंशन जब ब्याह, जब जब टेंशन होता था तब तब ब्याह करता था कौन? बिंदुसार। और इस सबसे बड़ा टेंशन कौन था? चाणक्य। ठीक है, अब 100 को उससे संतान पैदा लिया, जिसमें सबसे शक्तिशाली संतान निकला अशोक, जो कि अशोक आपको 10th क्लास में पढ़ना है, पाटलिपुत्र वैभव में। अशोक जो है ना, ये अशोक के बाद में मौर्य, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में कुणाल आता है, कुणाल के बाद में दशरथ, दशरथ के बाद में आता है बृहद्रथ, और इस तरह से आपका, है ना, पूरा समाप्त होता है क्या? मौर्य साम्राज्य। तो हम इतना बात को जान चुके, ये मेगास्थनीज कैसे आया, और भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज भारत में कितने वर्षों तक रहा? 6 वर्षों तक।
इतिहास को पढ़ेंगे हम लोग कितने भागों में बांट करके, तो 4 भाग में पढ़ेंगे। पहला वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, विश्व इतिहास, एशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत है ना, मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालिक भारत, और उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, आधुनिक भारत, जिसमें आपको 10th क्लास में सिर्फ पढ़ना है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का 3 चैप्टर और बाकी आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब कहा जाता है अब आपका क्लास शुरू हो रहा है, ये विश्व में कुल कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। जब आप पूरा इतिहास को पढ़ने शुरू कर रहे हैं तो विश्व में कुल कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। पृथ्वी का जब संरचना होता है तो कुल 7 प्लेट है, और ये 7 प्लेट जो है ये छालाया हुआ है ना, 7 प्लेट क्या है, छालाया हुआ है, और 7 प्लेट के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। 7 प्लेट है और 7 प्लेट को ही हम क्या कहते हैं, 7 महादेश है। कुल कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं, और एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में क्या है, बहुत दूरी है, और जिसके बीच में क्या है, समुद्र और पानी ये सब भरा हुआ है। 7 प्लेट, ये 7 प्लेट समुद्र में, महासागर में क्या है, छालाया हुआ है, महासागरों में छालाया हुआ है। एशिया महादेश जहां हम निवास करते हैं, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका महादेश। यहाँ पे कोई मानव नहीं रहते, केवल 6 ही ऐसे जगह है जहाँ पे हम सभी मानव निवास करते हैं। तो इतना बात को हम जान चुके हैं। हम अगले क्लास में जानेंगे है ना, एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका महादेश में कुल कितने देश हैं। देखिए पहला चैप्टर अगर कोई भी टीचर आपको क्लास में आते हैं और डायरेक्ट अगर हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं, क्योंकि यूरोप है कौन, राष्ट्रवाद क्या होता है, कहाँ से आया यूरोप, क्या होता है हिस्ट्री, कैसे इतिहास के पिता को, हम सब बात को जब जानेंगे और तब आपको इतिहास पढ़ने में मजा आएगा। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में।